आईएसआईएस के फाइनेंसर जमील से बड़े खुलासे। आतंकियों को पैसा दिलाने में निभाई अहम भूमिका। पत्नी और बच्चों को भी ले जाना चाहता था विदेश। झुंझुनू में खाकी पर लगी कालिक। गिरफ्तारी रोकने के बदले पुलिसकर्मी ने मांगी घूस। परिजनों ने जारी किया लेन देन का वीडियो। अजमेर के धर्मेंद्र हत्याकांड में पुलिस की कामयाबी। 7 दिन बाद मिला 2 आरोपियों का सुराग। कारोबारी रंजिश में हुई थी हत्या। जयपुर सेंट्रल जेल में कैदी की मौत पर गरमाया मामला। घर वालों ने लगाया हिरासत में मारपीट का आरोप। न्यायिक जांच की मांग। और कोटा में पति की प्रताड़ना से सदमे में महिला की मौत का मामला। कब्र से लाश निकालकर होगा पोस्टमार्टम। मेडिकल बोर्ड देगा रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप आजाद और आप देख रहे हैं डायल 100। आज हम आपको दिखाएंगे जुर्म की वो तस्वीरें जिन्हें जानना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि हमें रहना होगा इनसे सावधान। ये गुनाह के वो मामले हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं और अपने पीछे कई सवाल भी छोड़ जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं डायल 100। सबसे पहले बात आईएसआईएस के फाइनेंसर की। जमील अहमद नामक ये शख्स हालांकि अभी एटीएस के रिमांड पर है और अगले 7 दिनों तक ये अपने राज भी खोलेगा, लेकिन अभी तक जमील से जुड़ी जो जानकारियां सामने आई हैं वो वाकई चौंकाती है। सोशल मीडिया के जरिए इस शख्स ने दुनिया के कई हिस्सों में आतंक की हवा फैलाई और आतंकियों को पैसा मुहैया कराने में भी इसने अपनी अहम भूमिका निभाई थी। चलिए देखते हैं ये रिपोर्ट। राजस्थान एटीएस के शिकंजे में आया ये वो शातिर है जो आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के लिए फंड जुटाने में अपनी खास भूमिका अदा करता था। वहीं ये आतंकी सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को भी टारगेट करने में भी पीछे नहीं था। पड़ताल में सामने आया है कि आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के लिए फंड जुटाने के आरोप में पकड़ा गया जमील अहमद बखेत दुबई में बसने की तैयारी में था। पत्नी और बच्चों का पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया के सिलसिले में वो फतेहपुर आया था। उसने अपनी बेटी आयशा का पासपोर्ट बनाने के लिए आवेदन भी कर दिया था। सूत्र बताते हैं कि शेखावटी और अजमेर के युवा मुख्य रूप से इसके टारगेट पर थे और ये उनका ब्रेन वॉश कर उन्हें आईएसआईएस से जोड़ने की फिराक में था। वो लोगों से कम मेलजोल रखता था और सोशल मीडिया के माध्यम से ही अपने टारगेट से संपर्क करता था। एटीएस सूत्रों और जमील के मोहल्ले वासियों के मुताबिक जमील मुंबई में रहकर आईएसआईएस के लिए युवाओं को भर्ती करने की फिराक में था। उसने वहां बसने की भी पूरी तैयारी कर ली थी। उसके नाम पर मुंबई में करोड़ों रुपए की संपत्ति है और अब उसकी जांच के लिए एक टीम मुंबई भी गई है।
उसने पूछताछ में आईएसआईएस के कई आतंकियों के नाम बताए हैं। हालांकि शेखावटी या राजस्थान में उसके किसी खास मूवमेंट की जानकारी फिलहाल एटीएस को नहीं है। वो चंदा इकट्ठा कर हवाला और मनी ट्रांसफर के जरिए आतंकियों तक पहुंचाता था। फतेहपुर का मूल निवासी होने के कारण उसने अपनी बेटी आयशा के पासपोर्ट के लिए सीकर पासपोर्ट सेवा केंद्र में आवेदन किया था और इसी सिलसिले में वो परिवार सहित फतेहपुर आया था। पड़ताल में सामने आया है कि जमील अहमद और उसकी पत्नी शबाना का नाम फतेहपुर की वोटर लिस्ट में भी जुड़ा है। 2014 की निर्वाचन नामावली में वार्ड 10 की भाग संख्या 99 में क्रम संख्या 508 पर उसका नाम जमील खलील के रूप में दर्ज है। उसका मतदाता पहचान पत्र संख्या YIN-0404111 है। उसकी पत्नी का नाम क्रम संख्या 503 पर शबाना जमील अहमद के रूप में दर्ज है। निर्वाचन नामावली के मुताबिक उसका मकान नंबर 108 है। उसके भाइयों और उनकी पत्नियों के नाम भी यहां दर्ज है। जमील के 3 बेटे और 2 बेटियां हैं। आपको बता दें कि फतेहपुर से एटीएस द्वारा हिरासत में लिया गया जमील दुबई की एक अच्छी कंपनी में फाइनेंस मैनेजर के पद पर नौकरी कर रहा था, जहां पर उसकी तनख्वाह लाखों रुपए थी और वो अपनी तनख्वाह में से आईएएस को पैसे देता था। जानकारी के मुताबिक जमील अपनी सैलरी का 15% आईएएस को देता था। हर महीने वो 33,750 रुपए आईएएस को देता था। इसके अलावा वो लोगों से भी फंड जुटाकर आईएएस को भेजता था। अभी हालांकि एटीएस जमील से गहन पूछताछ में जुटी है और माना जा रहा है कि आईएसआईएस के इस कैशियर से अभी जांच के दौरान और भी खुलासे हो सकते हैं। फर्स्ट इंडिया के लिए फतेहपुर से योगेश पारिक की रिपोर्ट। चलिए अब आपको पुलिस की एक तस्वीर दिखाते हैं। दरअसल ये तस्वीर है एक उस पुलिसकर्मी की जो एक शख्स को गिरफ्तार नहीं करने के एवज में 40,000 की रिश्वत की मांग करते हुए नजर आता है। हालांकि उस आरोपी पुलिसकर्मी को इस बात की जानकारी नहीं थी कि जिन लोगों से वो सौदेबाजी कर रहा है वही उसकी वो तस्वीर भी तैयार की जा रही थी, जो खाकी पर दाग लगाने की फहरिस्त में एक और इजाफा करती है। आइए आपको बताते हैं मामले की पूरी तस्वीर झुंझुनू से। कानून की हिफाजत करवाने की जिम्मेदारी निभाने वाली खाकी अगर खुद ही कानून तोड़ने लगे तो उसे आप क्या कहेंगे? यूं तो रिश्वतखोरों के खिलाफ पुलिस खुद कानून का शिकंजा कसती है, लेकिन अगर वही पुलिस खुद घूसखोरी की बात करने लगे तो फिर उसकी सोच को भी आसानी से समझा जा सकता है। हालांकि हम यहाँ ये नहीं कहते कि पूरा पुलिस महकमा दागदार होता है, लेकिन अगर इसी महकमे के कुछ लोग अपने लालच के लिए घूसखोर बन जाए और उनकी तस्वीरें सामने आ जाए तो फिर वो गुनहगार भी हो ही जाते हैं। चलिए हम आपको एक पुलिसकर्मी की घूसखोरी की वो तस्वीर दिखाते हैं, जिसके बाद सोचना आपको है कि आखिर किस तरह कुछ पुलिसकर्मी पूरे महकमे को बदनाम करते हैं, और फिर आपको बताएंगे कि आखिर ये मामला क्या था।
तो थानेदार जी की तरफ तेरे फोन आओ, साहब जो बात पूछो बता दो। तेरा थानेदार जी को फोन आया, थानेदार जी के हिसाब से जो बात तो बताया ना बापू, ये बताने को तेरा तो जो पैसा लग रहा है ना, तेरे को दोबारा कोई बुला ले, तेरे को लग जाए तो 40 का 80 सरपंच में नहीं है। सही बात, मेरी सुनो, सही बात। लेकिन अगर अफसर कोई फोन आया तो फोन बंद नहीं, इतनी वो नाम पर तो वो तो जार बातचीत हो जाएगा, खाली नाम पर तो पूछ कर नोट कर ले। वो एक अफसर के जैसा मैंने खुद ने भी फोन पर बात कर ली। मैं तो हरी झंडी दूंगा, लेकिन अगलो हरी झंडी अगलो कहते भाई कि सर मेरी फोन पे बात होगी, सही राम से मेरी बातचीत हो, मेरे कानून तो मेरी सुनिए कि जो अपने 5 आदमी में जो कुछ बात हुई उन्होंने आप ही सुनो क्या साहब थारे अगर कोई बात है विनोद जी, अगर थारे कहने कोई यहाँ की बात है जाने तो सामने थोक दीजिए मुँह पे, कोई बात करो, देखो कोई बात करो, ऐसा कुछ नहीं पूछेगा, वो चीज़ की थाने टेंशन बनी कि नहीं ये कोई ना पूछे ना बतानी तुमने थाने तेरा पड़ोस में तो बेचारा बर्बाद हो रहा है। हाँ बर्बाद हो गया, के लाग रहा है अफसरा को दिया बाबा मुँह को पूरी ले बैठे। अरे मैं कोई मालिक हूँ क्या वहाँ को हैं, मैं कोई एसपी लाग रही हूँ, थानेदार लाग रही हूँ, कोई मुंशी है तो मेरे कौन खाता है। तो देखा आपने एक पुलिसकर्मी की उस करतूत को, जो एक मामले में एक शख्स की गिरफ्तारी नहीं करने की एवज में हरियाणा के एक घर में बैठकर ये सौदेबाजी कर रहा था। आपको बता दें कि पिछले दिनों झुंझुनू जिले के बिसाऊ थाना इलाके से मूंग और चने की बोरियों को लेकर अमानत में खयानत करने का मामला सामने आया था। इस मामले में आरोपी सहीराम के गांव हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के कटकई में पूछताछ के नाम पर बिसाऊ थाने में तैनात हेड कांस्टेबल प्रेम नारायण अन्य 2 साथियों के साथ जा पहुंचा था। परिजनों ने जब सहीराम को बेकसूर होने का हवाला देते हुए बख्शने की गुजारिश की तो प्रेम नारायण ने 40,000 रुपए की रिश्वत का सौदा किया और यह सौदेबाजी वहीं पर मौजूद किसी शख्स ने कैमरे में कैद कर ली। इधर इस सौदेबाजी की खबर जब सहीराम के परिजनों को लगी तो उन्होंने पैसा देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद प्रेम नारायण सहीराम को अपने साथ ले गया और फिर उसे आरोपी बनाकर गिरफ्तार कर लिया गया। थाने में आए तो उन्होंने ये कहा कि भाई वो आपका पड़ोसी है, उससे पता कर लो। उसके 2 लाख रुपए लग गए, 1,35,000 तो वो हमें यहाँ देगा नगद और उसका खर्चा लग गया और उसको हमने छोड़ दिया है, और आप 1,35,000 दे दोगे तो आप के भी इसको छोड़ देंगे। मैंने कहा जी ये तो बहुत गरीब आदमी है मेरे जीजा जी, तो इनके पास इतने पैसे नहीं है, तो मजदूरी करते हैं, अपनी एक दुकान है छोटी सी खोखा जिसमें टॉफी वगैरह ये रखते हैं। वो बोले नहीं बात बनेगी। फिर हम आए तो दूसरी बार आए तो ये बोले कि भाई 1 लाख तक काम चल जाएगा। मऊ जी नहीं बनेगा हमारा तो 1 लाख, हम तो कोई 2, 4, 5 हज़ार रुपये जो हमारा किराया भाड़ा लगता है उसमें यदि पेंडा छूटता है तो, नहीं तो हमारा केस बना दो। आपको बता दें कि इस मामले में परिजन एसपी के पास भी मिलने पहुंचे, लेकिन वहां मौजूद दूसरे अधिकारियों ने परिजनों को एसपी से भी नहीं मिलने दिया। बहरहाल अब आरोपी पुलिस रिमांड पर है और अगर वो गुनहगार है तो उसे सजा मिलनी भी चाहिए। लेकिन यहाँ सवाल एक इस पुलिसकर्मी का है जो खुद कानून का रखवाला होकर कानून से खिलवाड़ करने वाला बन गया। हालांकि इस पूरे मामले पर अब इलाके के अधिकारियों ने पूरी तरह चुप्पी साधी हुई है और आरोपी खुद भी कुछ बोलने को तैयार नहीं। फर्स्ट इंडिया के लिए झुंझुनू से अकबर मंसूरी की रिपोर्ट। इस पुलिस हेड कांस्टेबल का ये वीडियो भी सामने आ चुका है और उसका कारनामा भी अब सब जान चुके हैं। लेकिन इन सब के बावजूद इस मामले पर आला अधिकारियों की चुप्पी भी कई सवाल खड़े करती है, क्योंकि ये पुलिसकर्मी तो खुद ही अपने अधिकारियों को कटघरे में खड़ा कर चुका है।
आगे आपको बताएंगे अजमेर पुलिस की एक उस कार्रवाई के बारे में जिसके बाद आखिरकार 7 दिन पुराना कत्ल का राज और आरोपियों के चेहरे बेनकाब हो गए। बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद।